नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद एग्री अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा रखते हैं कि आप सभी खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, उस टॉपिक का नाम होगा एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसे हम पूरे नाम से जानते हैं। तो टॉपिक का नाम होगा एनसीएफ 2005। ये हमारा टॉपिक होगा आज का। तो एनसीएफ 2005, एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल से बोलेंगे राष्ट्रीय कैरिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क इसका पूरा नाम है। तो दोस्तों, बात करें कि राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा ढांचा है कि एक बालक को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, इन सभी बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए ये तैयार किया गया दस्तावेज है। और ये पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है। बालकों को विद्यालय ज्ञान से या पुस्तकीय ज्ञान से, वातावरणीय ज्ञान से आदि क्षेत्रों से जोड़ने का काम करता है। एक बालक को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उन सभी बातों को ध्यान में रखा गया है। वो बात ये आती है कि सर्वप्रथम एनसीएफ की समझ कहां से उत्पन्न हुई, कौन सा जो विषय था कि एनसीएफ को अपनाना पड़ा। तो दोस्तों, बात करें कि सर्वप्रथम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एक लेख सभ्यता और प्रगति के उद्धरण सृजनात्मकता और या हम एवं ऐसे लिखते एवं उदार आनंद, यानी कि एक लेख है सभ्यता और प्रगति, और उसका एक उद्धरण है सृजनात्मकता एवं उदार आनंद। बालक के बचपन की एक पूंजी है, किंतु ना समझ वयस्क संसार इस विकृति को
इस विकृति को खतरे में डालता है। ये है वो कि सर्वप्रथम एनसीएफ 2005 जहां से प्रारंभ हुआ था, तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के एक लेख सभ्यता एवं प्रगति के उद्धरण, सृजनात्मकता एवं उदार आनंद बालक के बचपन की एक कुंजी है, किंतु नासमझ वयस्क संसार इस विकृति को खतरे में डालता है, खतरे में डालता है। ध्यान से सुनना कि सृजनात्मकता होती क्रिएटिविटी, यानी निर्माणात्मक सोच या खेल, ऐसे लिख सकते हैं। उदार आनंद कि किसी कार्य को करने में आनंद आना। तो छोटे बालक होते हैं, वो किसी वस्तु के साथ खेलते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, वो खेलते खेलते हैं, लेकिन वास्तव में वो कुछ सीख रहे होते हैं, क्रिएटिविटी करते रहते हैं, निर्माण करते रहते हैं, रचना करते रहते हैं, और वो बचपन की एक पूंजी है, एक आधार है। लेकिन हम वयस्क हैं, समझदार हैं, लेकिन उस बच्चों को बुरा या कुछ नुकसान न हो जाए, इसीलिए से हम उसे टोक देते हैं। कदम कदम पे टोका, कदम कदम पे टोका, तो सृजनात्मकता है वो खत्म हो जाती है बालक की। तो इसीलिए बालक को टोकना नहीं चाहिए, कुछ करता तो उसे करने देना चाहिए। कुछ वस्तु को तोड़ रहा है, खेल रहा है, तो उसको करने दीजिए, क्योंकि वो जरूर कुछ ना सीख रहा है। और सीखने की प्रथम सीढ़ी होती है वो बचपन होती है, इसीलिए उसे कुंजी कहा गया है। अगर देखो कुछ बच्चे होते हैं जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तक की हम बात करें, तो बच्चे अपनी नोटबुक के पेज लेकर उससे नाव बनाते हैं, मेंढक बनाते हैं, मछली बनाते हैं, जिसे हम बोले फिरकी बनाते हैं। तो ऐसे जो काम करते हैं तो वो क्या है, सृजनात्मकता है। उदाहरण, उनको ऐसा करने में आनंद आता है, वो कुछ सीखते हैं, लेकिन यानी कि नासमझ वयस्क, यानी संसार के लोग वो वयस्क हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी नासमझ हो गए, उनको टोक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्थात बालक होता है वो समय कार्य करके सीखता है, और इसी से एनसीएफ 2005 का प्रारंभ हुआ था, है ना। तो सृजनात्मकता उदार आनंद होता है, इसका मतलब ये हुआ कि बालक है वो स्वयं करके सीखता है, और वो सीखा हुआ ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। तो सर्वप्रथम आपको एक बात समझ में आ गई, तो सर्वप्रथम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लेख सभ्यता और प्रगति के उद्धरण, सृजनात्मकता उदार आनंद बालक बचपन की एक कुंजी है, किंतु नासमझ व्यस्त संसार इस विकृति को खतरे में डालता है। और एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बालक की शिक्षा होनी चाहिए, वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, और स्वयं कार्य करके सीखने पर बल देने वाली होनी चाहिए। अब हम बात करें आगे, हम चर्चा करेंगे इसी बिंदु पे, और कि एनसीएफ 2005 की समझ कहां से प्राप्त हुई। एनसीएफ 2005 की समझ कहां से प्राप्त हुई। तो दोस्तों, एक रचनावाद, दूसरा नाम इसका संरचनावाद, रचनावाद या संरचनावाद जो संप्रदाय हैं, जैसे व्यवहारवादी, उसी तरह हम आगे जो विज्ञान में चलते हैं प्रयोगवादी, प्रयोजनावादी, संरचनावाद, रचनावाद। संरचना या रचना होता है बालक नवीन कार्य करके नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है, किसी वस्तु से, किसी खिलौने से। तो ये क्या होता है, यह एक बाल केंद्रित
यह एक बाल केंद्रित विचारधारा है। यह एक बाल केंद्रित विचारधारा है जिसमें बालक स्वयं कार्य करके सीखता है और सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। यानी रचनावाद संरचनावाद एक ऐसी विचारधारा है जो बाल केंद्रित है, जिसमें बालक स्वयं कार्य करके सीखता है और उसी से एनसीएफ 2005 की समझ उत्पन्न हुई थी। तो ये थी रचनावाद और संरचनावाद। दो क्वेश्चन बन गए कि सर्वप्रथम गुरुदेव नरेंद्रनाथ टैगोर सभ्यता और प्रगति एक लेख था, उसके उद्धरण सृजनात्मकता एवं उदार आनंद से एनसीएफ 2005 को लिया गया, इसी से विकसित हुआ। दूसरी समझ है रचनावाद संरचनावाद, यानी कि जो करके सीखने पर बल देती है। हम आगे बात करेंगे कि एनसीएफ 2005 को किसकी पहल पर तैयार किया गया। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि एनसीएफ 2005 को किसकी पहल पर तैयार किया गया। अगली बात है एनसीएफ 2005 को किसकी पहल पर तैयार किया गया। जो ऑप्शन आता है इसमें पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। दूसरा ऑप्शन है MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन है NCERT और चौथा ऑप्शन है यशपाल समिति। ये चार ऑप्शन आते हैं कि एनसीएफ 2005 को किसकी पहल पर तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, MHRD, NCERT, यशपाल समिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा MHRD, यानी कि बात करें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर सर्वप्रथम एनसीएफ को तैयार किया गया। अब बात करें MHRD की स्थापना 25 सितंबर 1985 को हुई थी। MHRD की स्थापना कब हुई थी? 25 सितंबर 1985 को हुई थी। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये भी कि एनसीएफ 2005 किसकी पहल पर तैयार किया गया। तो हमारा आंसर होगा MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना
25 सितंबर 1985 को हुई थी। आगे हम बात करेंगे अभी तक भारत में कितने एनसीएफ आ चुकी हैं या बनकर तैयार हो चुकी है, कितने एनसीएफ आ चुकी हैं। अगला इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। कि अभी तक भारत में कितने एनसीएफ आए हैं। तो अभी तक भारत में कितने एनसीएफ आए हैं, तो आंसर होगा 4। कितने होंगे? 4। अभी तक भारत में 4 एनसीएफ बन चुकी है। पहला एनसीएफ आया था 1975 में। बात करें दूसरा एनसीएफ 1988 में। तीसरा एनसीएफ आया था 2000 में और चौथा एनसीएफ आया है 2005। अभी तक 4 एनसीएफ आ चुके हैं। पहला 1975, दूसरा 1988, तीसरा 2000 और चौथा 2005। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 को किस नोडल एजेंसी के द्वारा लागू किया गया। तैयार तो एमएचआरडी के द्वारा किया गया। इसकी समझ है वो रचनावाद या संरचनावाद से हुई। तो अगला जो हमारा टॉपिक बिंदु होगा उसकी हम बात करेंगे कि एनसीएफ को किस नोडल एनसीएफ 2005 को किस नोडल एजेंसी के द्वारा लागू किया गया। एनसीएफ 2005 को किस नोडल एजेंसी के द्वारा लागू किया गया। तो इसका जैसे हम बात करें, ऑप्शन आ जाए पहला एमएचआरडी, दूसरा आ जाए एनसीईआरटी, तीसरा आ जाए एनपीई 1986 और चौथा आ जाए एनओई सिर्फ पीओई। तो इसमें कौन कौन सा 1992 में लिखेंगे इसे, किसके कौन सी नोडल एजेंसी बनाएगी कि एनसीएफ 2005 को लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा एनसीईआरटी। यानी कि जब एनसीएफ 2005 को लागू किया तो एजेंसी थी, लागू करने वाली संस्था बनाई गई थी, वो थी एनसीईआरटी। बात करें एनसीईआरटी की स्थापना, एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर
1961 को दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद एक आती है, ये तो थी राष्ट्रीय स्तर की, एक होती है SIERT, ये वर्तमान है, इसी को कहते हैं SCERT। इसका स्थान है उदयपुर। कहाँ है? उदयपुर। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। ये तो नेशनल स्तर की संस्था है और ये है वो राज्य स्तर की है, 78। अब हम बात करते हैं, ये तो राष्ट्रीय स्तर, ये स्टेट पे आ गई, और अब आते जिला स्तर पे। जिला स्तर पे DIET, डाइट, जो प्रत्येक जिला स्तर पे एक संस्था होती है। इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 NCERT के सिद्धांतों या नियमों के आधार पर 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ये थी हमारी एनसीएफ 2005 को किस नोडल एजेंसी के द्वारा लागू किया गया? तो एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रेक्षण परिषद संस्था का स्थापना की बात करी 1 सितंबर 1961 दिल्ली। उसके बाद है SIRT। उसके बाद है हम बात करें डाइट, 1988 में इनकी स्थापना हुई थी। उसके बाद हम बात करें कि एनसीईआरटी जब उस समय थी, जब लागू किया गया, उस समय एनसीईआरटी के 2 पदाधिकारी थी। पदाधिकारी, छोटी सी बात और रह गई थी, पदाधिकारी थी। जब एनसीईआरटी को नोडल एजेंसी बनाया गया एनसीएफ 2005 के लिए, उस समय 2 पदाधिकारी थे। एक का नाम था कृष्ण कुमार। क्या नाम था? कृष्ण कुमार। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है JS शेखावत, JS राजपूत, JS राजपूत। ये है वो 2 पदाधिकारी जिस समय एनसीएफ 2005 को एनसीईआरटी नोडल एजेंसी के रूप में बनाई गई थी। उस समय इसके अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार और JS राजपूत। आगे हम चर्चा करेंगे, इसी बिंदु को आगे बढ़ाएंगे। और कि एनसीईआरटी की बात तो हमने की थी। अब हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 को। एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान करने वाली प्रमुख संस्थाएं। एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान करने वाली प्रमुख संस्थाएं। पहली जो संस्था है वो है NPA 1986। बहुत बार इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो एनसीओ का नेशनल यानी बोलेंगे राष्ट्रीय, पॉलिसी यानी नीति, ई से एजुकेशन शिक्षा, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी। और इस समय PM थे राजीव गांधी। ये हमारा बिंदु है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर बल दिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो
भारत के संविधान में वर्णित राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण करने वाली पृष्ठभूमि को तैयार करने वाला होना चाहिए। यानी कि हम बात करें कि एनपी 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात करें कि जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पीएम राजीव गांधी थे, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम राजीव गांधी थे। और इसमें इस बात पर बल दिया गया, इसमें इस बात पर बल दिया गया, इसमें इस बात पर बल दिया गया कि पाठ्यचर्या भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रीय चरित्र की पृष्ठभूमि को तैयार करने वाला या वाली होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह बल दिया गया कि पाठ्यचर्या भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है कि राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करने वाली होनी चाहिए, जो जिसमें बालक स्वयं करके कार्य कर सके। और स्वयं जब बालक कार्य करते हैं तो वो सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, इस बात पर बल दिया गया। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर दो POE 1992। POE 1992 इसका पूरा नाम है प्रोग्राम ऑफ एक्शन में प्रासंगिकता, गुणवत्ता एवं लचीलापन जैसी तत्वों पर बल देकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। POA 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन में प्रासंगिकता, गुणवत्ता एवं लचीलापन जैसे तत्वों पर बल देकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे NCERT, यानी कि NP ने योगदान दिया, PO ने दिया। उसके बाद NCERT अगली जो संस्था होगी इसकी उसके बाद नंबर 3 NCERT की स्थापना हुई थी NCERT की स्थापना 1 सितंबर
1961 को स्थापना हुई थी। और एनसीईआरटी ने भी अपना इसमें योगफल दिया है। और उसके बाद है नंबर 4, एनसीईआरटी की या एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय या संस्थाएं तो एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस वर्तमान में एनसीईआरटी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो हम बात करेंगे वो 5 क्षेत्रीय कार्यालय कौन से हैं। पहला है अजमेर। कौन सा है? अजमेर। अजमेर ये राजस्थान में है, अपना राजस्थान। ये उत्तरी भारत का क्षेत्रीय कार्यालय है। दूसरा है भोपाल। यह है मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश है ये मध्य भारत का रीजनल ऑफिस है। दूसरा है तीसरा है मैसूर। क्या है? मैसूर। और मैसूर है वो कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक। ये है वो दक्षिण भारत का रीजनल ऑफिस है। चौथा है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर है वो उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा ये पश्चिमी भारत। और पांचवा है शिलोंग मेघालय। यह है उत्तर पश्चिम का है। तो दोस्तों बात करें एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो एनसीएफ को आधार प्रदान करते हैं। अजमेर उत्तरी भारत, भोपाल मध्य प्रदेश मध्य भारत, शिलोंग मेघालय उत्तर प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, भुवनेश्वर उड़ीसा। ये जो 5 केंद्र बनाए गए हैं ये क्षेत्रीय केंद्र हैं, ये कार्यालय हैं जो एनसीईआरटी के अधीन कार्य करते हैं और ये एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान करते हैं। अब हम बात करें एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, इनको कहते हैं एनसीईआरटी की क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। और एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना की, तो इसका नाम क्या है? एनसीईआरटी की क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। और इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। क्या हुई थी? 1963 में। इसका उस समय नाम क्या था? नाम था क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय। यानी इसकी स्थापना 1963 में हुई थी जब इसका नाम था क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय। और फिर इसका नाम को बदलकर 1965 में क्या रख दिया? एनसीईआरटी क्षेत्रीय शिक्षा संस्था का नाम क्या रख दिया था? उसका नाम लिखा था क्षेत्रीय शिक्षा संस्था।
क्षेत्रीय शिक्षा संस्था 1965 में नाम रख दिया था और वर्तमान में इसके 5 कार्यालय। ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय है, संस्थाएं हैं, इनका शुरू में नाम क्या था, नाम क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, स्थापना 1963 में, 1965 में नाम बदलकर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का, और वर्तमान में 5 इसके कार्यालय हैं। और दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम आगे एनसीईआरटी की जो हम बात करेंगे, यशपाल समिति और यानी कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के नाम से भी जानते हैं उसे, और उसके राष्ट्रीय संचालन समिति, उनकी और इसी में बात करेंगे। तो ऑल दी बेस्ट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए यानी कि 1-1 घंटे की लाइव क्लास जल्दी से जल्दी लेकर आ जाएं, कि आप सभी विद्यार्थी जो देख रहे हैं वो आज यानी कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाओ जल्दी से जल्दी, ताकि हम टॉपिक को कंटिन्यू 1-1.5 घंटे तक पढ़ सके, कि हमें समझ में आएगा। हम टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, छोटा छोटा समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहीं कहाँ से चले, तो हम कंटिन्यू पढ़ते रहें। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।